हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टैक मैथ। परसों आपका एग्ज़ाम है तो सभी को ऑल दी बेस्ट। और मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आपके साथ शेयर किए जाए। हो सकता है कि कोई ऐसा रिजल्ट पकड़ में आ जाए जो एग्ज़ाम में काम आए, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ही लेकर के आए हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट फंक्शन थ्योरम होती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, वो काफ़ी अच्छी थ्योरम होती है जहाँ पे हमें बताना होता है कि जो फंक्शन है वो कांस्टेंट होगा या फिर नॉन कांस्टेंट होगा। तो ये जो थ्योरम हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आपकी कांस्टेंट फंक्शन बताएगी कि फंक्शन आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखिए अच्छे से एक बार इसकी स्टेटमेंट को देखिएगा, यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है, ठीक है। हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एक बार, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई बी एन एंटायर फंक्शन, बी एन एंटायर फंक्शन। सबसे पहले आपको देखना है कि जो फंक्शन है जिसके बारे में पूछा गया है वो एंटायर है या फिर नहीं है। अगर फंक्शन एंटायर है तभी ये जो थ्योरम है ये वर्क करेगी। देन इफ एनी वन ऑफ दी then if any one of the following conditions is satisfied sorry satisfied, then f of z will be constant function। अब कौन सी वो कंडीशंस है जिसके सेटिस्फाई करने के बाद हम बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा कांस्टेंट होगा। तो देख लीजिए, सबसे पहली है इफ़ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, तब हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सेकंड इज इफ रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड is constant, then we can say that function is constant. Third is if imaginary part of f of z is constant, then we can say that function is constant. Fourth one is if mod of f of z is constant, then we can say function is constant. Fifth one is if argument of f of z is constant, then function is constant. Sixth one is if real part of f of z is bounded, then function is constant. And seventh is if imaginary part of f of z is bounded, then function is constant. And next is if real part of f of z is greater than equal to 0, then function is constant. Next is if imaginary part of f of z is greater than equal to 0, then function is constant. And next is if real part of f of z is less than equal to 0, then function is constant. If imaginary part of f of z is less than equal to 0, then function is constant. And next is
if mode of f of z is harmonic, then function is constant. And next is if conjugate of f of z is analytic in D, then function is constant. Next is if u is equal to v square, then function is constant. Similarly, if v is equal to u square, then function is also constant. यहाँ पे constant ही बोला ना मैंने 14 में, हाँ constant. And next is if au plus bv is equal to c, and where a, b and c are complex constant, then function is constant. Next is if uxy and vxy are harmonic, conjugate of each other, देन फंक्शन इज कांस्टेंट. तो अगर इनमें से एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करती है ना, तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन होगा आपका वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो ये तो हो गया कि कांस्टेंट फंक्शन हम कैसे देख सकते हैं कि फंक्शन कांस्टेंट है या फिर नहीं है. तो ये 17 कंडीशन है. ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा. अगर इनमें से एक भी सेटिस्फाई कर जाती है एंटायर फंक्शन के केस में, तो आप बोल सकते हो कि जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल पे. ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी है. ठीक है, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल क्या है, क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, देखे भी होंगे आपने. क्या है आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल. स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार पहले तो. लेट सी बी ए, लेट सी बी ए simple closed contour line entirely within a domain D. देखिए सबसे पहले सी हमारे पास क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड कंटूर है, लाइंग एंटायरली विद इन ए डोमेन डी, एंड सपोज f is analytic in D except at a finite number of poles inside C. यहाँ पे क्या कहा है कि जो हमारे पास फंक्शन है वो एनालिटिक होगा D में सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स को छोड़ करके, एंड दैट f of z is non-zero on C. जो फंक्शन है हमारा वो नॉन जीरो होगा कहाँ पर, C पर. देन 1/2 pi iota integration over C derivative of f of z divided by f of z dz is equal to n minus p. ठीक है, तो हम इजीली यहाँ पे इस टाइप के इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं. एंड वेयर
n is where n is total number of zeros of f inside C and P क्या है यहाँ पे, and P is the total number of poles. P is the total number of poles of F inside C. और याद रखना काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी. ओके, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटीज. अब देखिए जो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल है वो क्या बोलती है. सबसे पहले देखिए, लेट सी बी ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर लाइंग एंटायरली विद इन डोमेन डी. सपोज एफ हमारे पास क्या है, एनालिटिक इन डी एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी एंड दैट एफ ऑफ जेड इन नॉन जीरो ऑन सी. देन यहाँ पे देखिए जो इंटीग्रेशन है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ डेरिवेटिव जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू एन माइनस पी, है ना. तो यहाँ पे हम इजीली इस टाइप के इंटीग्रेशंस को सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा ना. यहाँ पे जो n है क्या है, टोटल नंबर ऑफ जीरोज ऑफ f इनसाइड c. अगर मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दूँ तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, है ना. अब मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ओवर c टू z प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वेयर प्लस जेड डी जेड, है ना. और यहाँ पे जो c है वो क्या है, इज मोड z इज इक्वल टू 2, है ना. मोड z इज इक्वल टू 2 का मतलब यहाँ पे यही तो हुआ ना, रेडियस 2 है, सेंटर हमारे पास क्या है, 0 है. ठीक है, 0 0. तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है, जेड स्क्वेयर प्लस जेड है. एफ डेरिवेटिव जेड अगर हम करें यहाँ पे तो 2z प्लस 1, तो उसी टाइप का बन गया ना ये, कि इंटीग्रेशन ओवर सी एफ डेरिवेटिव जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा, n माइनस पी. और n हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ जीरोज ऑफ f इनसाइड c. तो c हमारे पास ये है. ठीक है, तो f ऑफ z हमारे पास ये है ना. तो यहाँ पे बताइए मेरे को कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितनी है इनसाइड c. यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे ये. ठीक है, तो इसके पास कितनी टोटल नंबर ऑफ जीरोज है, 2 है. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे पोल की बात करूँ तो n तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ठीक है, 2 हो जाएगा. और अगर मैं नंबर ऑफ पोल्स की बात करूँ तो पोल तो यहाँ पे है ही नहीं. ठीक है, पोल तो यहाँ पे है ही नहीं. तो एक सेकेंड, ओके, तो पोल यहाँ पे है नहीं तो p क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा, 0. अब यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, 2 पाई आयोटा, एन यहाँ पे कितना है, 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 4 पाई आयोटा. ठीक है, यही होगा 4 पाई आयोटा. ओके, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं. तो ये तो हो गया आपका आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल. अब उसके बाद है रोचीज थ्योरम. ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं. बस वहाँ पे डायरेक्ट हमसे बोला नहीं जाता कि ये इस थ्योरम का क्वेश्चन है, हमें पहचानना होता है. स्टेटमेंट जो गिवन होती है कि हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई करें, है ना. तो अब देखिए जो रोचीज थ्योरम की स्टेटमेंट है वो क्या बोलती है, लेट
f of z and g of z are analytic within and on a within and on a simple closed contour C such that क्या है कंडीशन such that mod of g of z is less than mod of f of z. f और g क्या है एनालिटिक है विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कंटूर सच दैट मोड ऑफ g ऑफ z इज लेस देन मोड ऑफ f ऑफ z फॉर ऑल z ऑन c. अब याद रखिएगा यहाँ पे बात किसकी की गई है ऑन c. यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लीजिए ऑन c, ना कि इनसाइड बोला, ऑन c की बात की है, ठीक है, ऑन c यानी कि बाउंड्री. देन f ऑफ z and f of z plus g of z has same number of zeros inside C. ठीक है, तो f ऑफ z और f ऑफ z प्लस g ऑफ z के पास क्या होंगी सेम नंबर ऑफ जीरोज होंगी इनसाइड C. ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पे f ऑफ z की फाइंड आउट कर लेनी है. तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है एफ जेड प्लस जी जेड, तो उनकी भी जो जीरोज होंगी वो क्या होंगी सेम होंगी. ठीक है, हो जाएगा. ओके, अब उसके बाद है जो श्वार्ट्ज लेमा है वो देख लेते हैं. उसकी श्वार्ट्ज-पिक लेमा भी है, ठीक है, उसकी कुछ कोरोलरी भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है. देखिए क्या है. श्वार्ट्ज लेमा क्या है स्टेटमेंट. लेट f of z be analytic in mod of z is less than 1 such that f at 0 is equal to 0 and mod of f of z is less than equal to 1 for all z in mod z less than 1. then क्या है कंडीशन. देन फर्स्ट इज mod of f of z is less than equal to mod of z for all z in mod z is less than 1. ठीक है. सेकेंड इज mod of f डेरिवेटिव एट 0 इज लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है, फंक्शन आपका एनालिटिक होना चाहिए ओपन डिस्क में सच दैट कि f एट 0 पे वैल्यू 0 होनी चाहिए एंड मोड ऑफ f ऑफ z क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए फॉर ऑल z इन मोड z लेस देन 1 में. तो क्या हो जाएगा, मोड f ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z हो जाएगा एंड मोड ऑफ f डेरिवेटिव 0 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं इसके जनरल वर्जन की बात करूँ तो क्या होता है, अगर मैं इसके जनरल वर्जन की बात करूं तो जनरल वर्जन क्या होता है यहाँ पे बताइए. जनरल वर्जन ऑफ श्वार्ट्ज लेमा क्या होता है. देखिए जो फंक्शन है वो हमारा एनालिटिक कहाँ पे होगा. लेट f ऑफ z इज
एनालिटिक इन मोड ऑफ z माइनस a इज लेस देन r। ठीक है, रेडियस r है, सेंटर यहाँ पे सच दैट f of z has a zero of order n at z is equal to a, and mod of f of z is less than equal to m for all z in mod of z minus a is less than r, then what happen? First is mod of f of z is less than equal to capital M mod of z minus a raised to the power n। अब ये n क्या है, जो मैंने बताया था कि एफ जेड हैज़ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, डिवाइडेड बाई r रेज टू द पावर n फॉर ऑल z in mod of z minus a less than r। Second is mod of f at n time a is less than equal to m into n factorial डिवाइडेड बाय r रेज टू द पावर n। तो ये था इसका जनरल वर्जन, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि स्वार्ज़-पिक लेमा। स्वार्ज़-पिक लेमा क्या है? स्वार्ज़-पिक लेमा क्या है? स्वार्ज़-पिक लेमा let f of z be analytic in d यहाँ पे क्या है, for all z such that mod of z is less than 1, such that mod of f of z is less than equal to 1 for all z in d। ओके, देन क्या होगा फिर? फर्स्ट इज मोड ऑफ एफ डेरिवेटिव z इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ z होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोड ऑफ z स्क्वायर फॉर ऑल z इन d। okay, and then next is mod of f of z minus f of a divided by 1 minus f of a, यहाँ पे conjugate आएगा, conjugate of f of a into f of z is less than equal to z minus a divided by 1 minus conjugate of a into z for all a and z in d। okay, and last is mod of f of z is less than equal to mod of f at 0 plus mod of z divided by 1 plus mod of f at 0 into mod of z for all z in d। ठीक है, ये हो जाएगा। ये था आपका स्वार्ज़-पिक लेमा, ठीक है। अब उसके बाद इम्पोर्टेंट एक होती है आपकी मैक्सिमम एंड मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। वो देख लीजिए स्टेटमेंट क्या है, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल।
maximum modulus principle is, suppose a function f is analytic and non-constant within and, देखिए सबसे पहले फंक्शन आपके पास एनालिटिक होना चाहिए एंड नॉन कॉन्स्टेंट विद इन एंड ऑन द बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री के ऊपर एंड उसके अंदर क्या होना चाहिए, नॉन कॉन्स्टेंट बाउंड्री ऑफ ए डोमेन डी, देन mode of f of z attains its maximum modulus on the बाउंड्री ऑफ डी, ठीक है। तो उसका जो मैक्सिमम होगा वो कहाँ पे अटेन करेगा, उसकी बाउंड्री पर। लेकिन उससे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, फंक्शन हमारा एनालिटिक होना चाहिए, नॉन कांस्टेंट होना चाहिए, कहाँ पे, विद इन एंड ऑन द बाउंड्री, ओके। अब उसके बाद आ जाता है मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल क्या है, minimum modulus principle suppose a function f is analytic, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है, is analytic and नॉन कांस्टेंट, ठीक है, वो उसमें भी था नॉन कांस्टेंट, बट यहाँ पे एक और कंडीशन आएगी, एंड नॉन जीरो, ठीक है, क्या होना चाहिए, नॉन कांस्टेंट एंड नॉन जीरो विद इन एंड ऑन ए डोमेन डी, देन mode of f of z attains its minimum on the boundary, of d। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो डिफरेंस है क्या है, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल चेक जो अप्लाई होगा वो कब होता है कि फंक्शन हमारा एनालिटिक होना चाहिए एंड नॉन कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन जब मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल की बात करते हैं तो एनालिटिक और नॉन कांस्टेंट तो होना ही चाहिए, बट साथ में क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो तब हम बोलते हैं कि जो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो कहाँ पे लाई करती है, बाउंड्री पर, ठीक है, ओके। ये हो गया। देन उसके बाद और क्या है इम्पोर्टेंट इसमें, जो कि एग्ज़ाम में आता है ना, मतलब मैक्सिमम टाइम आता ही है, जिसके हाई चांस रहते हैं आने के, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। वैसे कन्फॉर्मर मैपिंग के भी आते हैं, है ना। बाइलिनियर है, ठीक है। अभी तो एक बार हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।